हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस विद चार्ली। सभी को गुड आफ्टरनून। तो आज है संडे और आप लोग कर रहे होंगे फन डे। तो हाँ, फ़िलहाल ठीक है, फ़न भी ज़रूरी है। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट जैसे हमेशा कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये प्रैक्टिस सेट आपका बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है। आप लोगों को उम्मीद भी नहीं होगी कि मैं इतने बेसिक क्वेश्चन लेकर के क्यों आई हूँ। देखिए, मैंने सोचा कि अभी तो हम हमेशा टफ़ की तरफ ही भागते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें, तो इसलिए मैंने सोचा आपको करा दूँ, भले वो बेसिक क्वेश्चन ही हैं। क्योंकि अभी मैंने बताया था ना, जो लोग अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी जल्दी उन्होंने स्टार्ट करी होगी मतलब अपनी प्रिपरेशन, या फिर जो बच्चे ग्रेजुएशन के हैं, या फिर छोटे मतलब थोड़ा-सा कह सकते हो आपकी लो लेवल पे अभी जिनकी तैयारी है, उनके एक तरीके से उनकी तैयारी को थोड़ा-सा एनहांस करने के लिए ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बाकी आप लोग भी देख लेना, आसान क्वेश्चन भी जो है हम एग्ज़ाम में गलत कर देते हैं, इस वजह से आसान क्वेश्चन की तरफ भी थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, अभी ना किसी देर के हुए हम फटाफट शुरू करते हैं। और ये आपको पता है प्रैक्टिस सेट टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी ऐसी जो भी एग्ज़ाम है आपके सभी के लिए, ठीक है? तो आते हैं कहाँ गया सवाल भाई, सवाल ही गायब हो गया। चलिए, तो पहला सवाल है हमारा यहाँ पे, एक सेकंड। तो पहला सवाल हमारा ये है कि तपेदिक एक संक्रामक रोग है और यह फैलता है, कैसे फैलता है? वायु द्वारा, कीटों द्वारा, या फिर आपके छूने से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी को पता है आपको कि जो ये फैलता है वो किससे फैलता है आपका? वो फैलता है आपका वायु के द्वारा, ठीक है? तो हम का आंसर के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, चेचक का रोग होता है जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा, वायु के भौतिक गुणों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको पता है वायरस के द्वारा चेचक का आपका जो मतलब रोग होता है वो उसकी वजह से फैलता है, विषाणुओं के द्वारा। कौन से विषाणु से फैलता है इसको आप लोग खुद ही थोड़ा देख लेना, मुझे भी बताना कॉमेंट सेक्शन में। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तपेदिक है, चेचक है, कर्णफेर यानी कि मम्स है आपका, या इनमें से सभी हैं? तो आपको सभी पता है कि इसमें जो तीनों आपके हैं वो सभी आपके वायु से फैलने वाले रोग हैं। जबकि तपेदिक में ये सब तो वायु से फैलने वाले रोग हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या है कि जो आपका चेचक है वो विषाणु से फैलने वाला है। इसके बाद तपेदिक है आपका, वो बैक्टीरिया से फैलने वाला। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये सब कैसे हैं, जितनी भी आपकी वायु से फैलने वाले रोग आते हैं उसकी कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है, चेचक के रोगाणु का नाम क्या है? विब्रियो कॉलरी, बैसिलस टाइफोसिस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, या वेरियोला वायरस। कितना आसान, मतलब कितना अच्छा क्वेश्चन। देखिए, तो वेरियोला वायरस से फैलता है। इसके बाद आपको जो विब्रियो कॉलरी है उससे आपका कॉलरा फैलता है यानी कि हैजा। और जो आपका एंटमीबा हिस्टोलिटिका है इससे आपकी जो डिसेंट्री होती है वो चीज़ फैलती है, अमीबिक डिसेंट्री जो होती है। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया नामक रोग में होता है, मतलब जो आपका डिप्थीरिया डिजीज है उसमें क्या होता है? लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, गले में झिल्ली बन जाती है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, या टॉन्सिल बढ़ जाता है। तो क्या होता है, गले में हमारे झिल्ली बन जाती है जिससे हम सांस नहीं ले पाते हैं। आई मीन बच्चा जो होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चों में ही होता है, तो बच्चा सांस नहीं ले पाता है, उसकी वजह से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और डिप्थीरिया क्या है आपका? डिप्थीरिया से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगता है जिसको हम लोग ट्रिपल एंटीजन बोलते हैं। और ये जो है 2 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा होता है ये। तो ये हमारा हो गया, 3 सवाल हो गया। अब आते हैं हम लोग, हाँ एक सेकंड, बीसीजी, हाँ जो बीसीजी का टीका है उसको, मतलब बीसीजी का टीका किस रोग का उपाय है, किस रोग से बचने का? बताना ही नहीं आपको, आप सभी को पता है, टीबी यानी कि क्षय रोग से बचने का उपाय है, ठीक है। नेक्स्ट है, कर्णफेर नामक रोग में बच्चे को होता है, तो जब कर्णफेर यानी कि मम्स हो जाता है बच्चों में तो उनमें क्या होता है? जबड़े में दर्द होता है, लार ग्रंथियों में सूजन तथा दर्द होता है, या गले में दर्द होता है, या फिर कान में दर्द होता है। तो इतना हम सभी को पता है कि मम्स में क्या होता है, जो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड होती है उनमें स्वेलिंग आ जाती है और पेन होता है। तो इसमें हम लोग खा के साथ जाएंगे, यानी कि बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खसरा रोग के मुख्य लक्षण कौन से हैं? गले और नाक से स्राव उत्पन्न होना, सिर दर्द व बुखार होना, माथे व तथा मुंह पर दाने निकलना। तो इसमें आपके जितने भी सिम्टम्स हैं ये सभी आपके मीजल्स के लक्षण हैं, यानी कि खसरा के। फिर हमारा नेक्स्ट है, कुकुर खांसी फैलती है कीट द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, या भोजन द्वारा। तो आपकी जो कुकुर खांसी है वो भी आपकी वायु द्वारा फैलती है, डी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस रोग में रोगी के गले में झिल्ली बन जाती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डिप्थीरिया में आपके क्या होता है, झिल्ली बन जाती है। फिर नेक्स्ट है, चेचक का संप्राप्ति काल है 10 से 12 दिन, 25 से 30 दिन, 2 से 3 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो चेचक का संप्राप्ति काल क्या है? 10 से 12 दिन का। लास्ट नहीं, मतलब इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से नहीं फैलता है? आपको नहीं पे जाना, नॉट पूछ रहा, ठीक है। डिप्थीरिया है, सॉरी चेचक है, डिप्थीरिया है, हैजा है, इन्फ्लुएंजा है। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, वायु के माध्यम से नहीं फैलता। तो वायु के माध्यम से आपका कौन सा नहीं फैलता है? हैजा। क्योंकि हैजा आपका कैसे फैलता है? कंटामिनेटेड वाटर से, मतलब कि दूषित जल से आपका हैजा फैलता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ कि आहार के कार्य हैं। कौन कौन से आहार के कार्य हैं? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का निर्माण व रख रखाव करना, या शरीर को विभिन्न रोगों से बचाना, या उपयुक्त सभी। तो जाहिर सी बात है भोजन के सभी कार्य हैं आपके। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताना ही नहीं है आपको, स्कर्वी होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन आपको ए, डी, ई, सी, बी कौन सा है? तो बी है आपका। बी और सी आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, सभी को पता है। देखिए ये क्वेश्चन उनके लिए भी है जो लोग मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनका होम साइंस नहीं है। तो जो बेसिक साइंस आपका होता है जीके जीएस से भी रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है। तो जीके जीएस जो में आप जो साइंस का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ते हैं तो उसमें विटामिन के क्वेश्चन हो गए, फूड के हो गए, है ना, ये जो डिजीजेज हैं इन सब डिजीज के क्वेश्चन हो गए। तो इस पर्पज से मैंने ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। तो अगर आपके जानने वाले आसपास ऐसे, क्योंकि बड़े सटीक आंसर देंगे और बड़े आसान सी लैंग्वेज में, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको कर दिया। ठीक है, तो इसमें तो मान लीजिए आपका घा हो जाएगा। फिर विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो बी है, और सी बी दोनों होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए अधिक पाया जाता है पालक के साग में, कद्दू में, मूली में, गोभी में। इसमें आंसर आपको सभी पता है, जितनी भी आपकी वैसे तो इसमें कद्दू में भी विटामिन ए होता है, लेकिन जितनी हरी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं उन सभी में बीटा कैरोटीन के फॉर्म में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? जुकाम, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी, तो रिकेट्स होता है। बेरी आपका विटामिन बी वन की कमी से होता है। इसके बाद विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा, रिकेट्स, बेरी, स्कर्वी। देखिए वही जो कहा वही अभी आ गया तुरंत। नेक्स्ट है किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को मापने की इकाई है, ग्राम है, ऑन्स है, कैलोरी है, डिग्री है। कितना अच्छा क्वेश्चन है देखिए। तो सभी को पता है ऊर्जा मापने की इकाई क्या है हमारी? कैलोरी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा, टेटनस, मलेरिया, रिकेट्स। तो घेंघा के साथ जाएंगे। बाकी आपका क्रेटिनिज्म भी होता है आयोडीन की कमी से, सभी को पता है। फिर हमारा नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ लेने से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है? विटामिन है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, वसा है। देखिए हमें आपको पता है कि तुरंत ग्लूकोज मिलता है, लेकिन ये बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी उनकी समझ इतनी नहीं डेवलप हो पाई है। तो अगर ये क्वेश्चन, ये सब आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे तो एक समझ बन पाएगी। ठीक है, तो सभी तुरंत ऊर्जा मिलती है किससे? हमें ग्लूकोज से ऊर्जा मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी तुरंत हमें प्राप्त होगी। नेक्स्ट है भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? कार्बोज है, खनिज लवण है, वसा है, प्रोटीन है। तो सबको पता है कि कार्बोज है आपका, यानी कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पूरा नहीं पढ़ूंगी, विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी किसमें पाया जाता है? फलों में, हरी सब्जियों में, अल्ट्रावायलेट किरणों में, आंवला में, टमाटर में। तो अल्ट्रावायलेट यानी जो आपके यूवी रेज हैं उनमें आपका विटामिन डी पाया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है खट्टे रसदार फलों में कौन सा विटामिन पर्याप्त मात्रा में मिलता है? ए, बी, सी, ई। तो आप सभी को पता है सी जो होता है वो आपके जितने भी जूसी मतलब सिट्रस फूड होते हैं जूस वाले, उनमें पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है रेनिन एंजाइम जो अमाशय में बनता है उसका क्या काम है? प्रोटीन पर क्रिया करता है, केवल दूध के प्रोटीन पर क्रिया करता है, या फिर दूध को फाड़कर उसके प्रोटीन को अलग करता है, या मंड को पचाता है। तो इसमें आंसर जो होगा वो होगा आपका दूध के प्रोटीन को फाड़कर उससे अलग करता है। नेक्स्ट है अमाशय में जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है और यह पचाता है केवल प्रोटीन को, केवल वसा को, केवल मंड को, या इनमें से सभी को। तो जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है वो क्या होता है? केवल प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से, इसके बाद या फिर अग्नाशय से, पक्वाशय यानी डिओडिनम से, या आंत से। डिओडिनम क्या है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे अपर पार्ट होता है आपका डिओडिनम, बीच वाला जेजुनम और नीचे वाला इलियम। तो इसमें प्रारंभ कहाँ से हो जाता है? मुख गुहा से, आपकी जो माउथ कैविटी वहां से स्टार्ट हो जाता है। अमाशय का आकार कैसा है? लंबा, गोल, खोखला, थैले या मशक जैसा। तो अमाशय का आकार कैसा है? थैले या मशक जैसा। फिर मुंह में कितनी लार ग्रंथियां होती हैं? 6, 4, 8, 2। सभी को पता है 6 होती हैं। 6 मतलब कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ जाता है? मतलब फेरिंग्स के बाद अमाशय, क्षुद्रांत, गृहिणी, बड़ी आंत। क्षुद्रांत का मतलब छोटी आंत, हाँ, क्षुद्रांत का मतलब छोटी आंत होता है। तो ग्रसनी के बाद भोजन हमारे स्टमक यानी अमाशय में जाता है। एक सेकेंड। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन में दांत निकलते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब कई बार। तो 2 बार ही निकलते हैं, बहुत आसान है। स्टार्च को चीनी में बदलने वाले कीड़ों का नाम है? कीड़ों का मतलब है एंजाइम। तो लाइपेज, रेनिन, टाइलिन, पेप्सिन। सभी को पता है टाइलिन। नेक्स्ट है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है? अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। तो छोटी आंत होता है। नेक्स्ट है रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 6 जोड़ी, केवल 2 जोड़ी। इसमें तो क्या होगा आपका? सिर्फ 2 जोड़ी होती है। आई थिंक रदनक मतलब इंसिजर होता है, ठीक है, क्योंकि 2 जोड़ी में वही होते हैं 4 आपके। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र में सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? यकृत में, पित्ताशय में, मुंह में, या फिर छोटी आंत में? तो मुंह, सॉरी, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी वहां पर होता है।
नेक्स्ट है, एक वयस्क मनुष्य के दांतों की संख्या होती है, तो बताना नहीं है भाई, 32 होती है। स्टार्च का माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? ट्रिप्सिन है, स्टेप्सिन है, एरेप्सिन है, अमाइलोप्सिन है। तो स्टार्च में माल्टोज शर्करा को बदलने वाला जो एंजाइम होता है वो क्या है? अमाइलोप्सिन है। नेक्स्ट है, यकृत का मुख्य कार्य है पित्त संग्रह करना, अग्नाशय स्राव बनाना या पित्त रस बनाना, इनमें से कोई नहीं। पित्त रस आपका क्या है? बाइल जूस आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो यकृत है आपका, यकृत बाइल जूस बनाता है और स्टोर कौन करता है? गाल ब्लैडर, यानी कि जो आपका पित्ताशय होता है, ठीक है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि बाइल जूस बनाने का काम यकृत का है और उसको अपने पास स्टोर करके रखने का काम गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में परिवर्तित कर देता है? तो ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, एंजाइम है, ट्रिप्सिन है। तो हमें पता है कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में यकृत एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है और फिर ज़रूरत पड़ने पर हमें दोबारा से वही एनर्जी देता है। फिर नेक्स्ट है, अब ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाले कारक कौन से हैं? औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, यातायात के शक्ति चालित साधन है, या सभी। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें आपको पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाले कारक हैं, ठीक है। आप लोग 1 मिनट थोड़ा सा रुकना। तो हम लोगों का इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? मतलब पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाले कारक हम इसमें जो होंगे आपके वो तीनों होंगे, तो हम 4 नंबर के साथ जाएंगे। 1 सेकेंड, अब थोड़ी देर दूसरे कलर से करते हैं। कलर बदलते रहो तो अच्छा लगता है थोड़ा। खैर, फिर है, पर्यावरण प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जन स्वास्थ्य पर, व्यक्तिगत कार्य क्षमता पर, आर्थिक जीवन पर, सभी पर। तो सभी पर पड़ता है, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी गड़बड़ होगा और जब स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा तो हमारी कार्य क्षमता भी कम हो पाएगी और जब काम नहीं कर पाएंगे तो भाई पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए तीनों चीज़ें बराबर की होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी डी हो जाएगा, यहाँ पे भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं नाइट्रोजन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, जल द्वारा। तो ऑक्सीजन के द्वारा करते हैं, सभी को पता है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि कीटनाशक दवाओं ने बढ़ावा दिया है हरित क्रांति को, औद्योगिकरण को, पर्यावरण प्रदूषण को या आर्थिक समृद्धि को। तो कीटनाशक दवाओं ने क्या किया? पर्यावरण प्रदूषण को बहुत अच्छी उसने ग्रोथ दी। फिर है, कोयला जलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है। तो आपकी कोयला जलाने से निकलती है जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है और आपकी थोड़ी मात्रा में CFC वगैरह भी निकलता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है? जल मतलब कि वाटर पोल्यूशन का, सीवर का पानी, वायुमंडलीय अपद्रव्य, वर्षा का जल या कुओं का पानी। तो जो जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? वो सीवर का पानी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे फिर से कि प्रदूषित जल द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? प्लेग है, चेचक है, मोतीझरा या टाइफाइड है या काली खांसी है। तो जल द्वारा क्या होता है? कंटामिनेटेड वाटर द्वारा आपका टाइफाइड फैलता है। पानी हमेशा शुद्ध पीना चाहिए, पूरी कोशिश कीजिए कि खुद को और बच्चों को ज़रूर एकदम शुद्ध पानी पिलाइए, ठीक है। अगर घर में RO नहीं है तो पानी बॉयल करिए और उसको पीजिए, वो सबसे अच्छा तरीका है पानी को शुद्ध करके पीने का, समझ लीजिए। फिर है, शोर या ध्वनि मापने की इकाई क्या है? कैलोरी है, किलोग्राम है, सेंटीमीटर है, डेसिबल है। तो कैलोरी की मापने इकाई क्या है? सॉरी, कैलोरी कह रही हूँ, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है आपकी? डेसिबल। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है औद्योगिकरण, लाउड स्पीकर तथा हॉर्न या रासायनिक उर्वरक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? लाउड स्पीकर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, 1 सेकेंड, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है नगरीय क्षेत्र को बढ़ाकर, वनों को समाप्त करके, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, पक्के तथा बहुमंजिले भवन बनवाकर। तो सभी को पता है प्लांटेशन करेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण को थोड़ा बचाया जा सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तपेदिक है। ओहो हो, सॉरी, ये तो कैसे हो गया? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप रुक जाओ, कहाँ तक रिपीटेड है देख लेते हैं। ये सब हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये नहीं किया था हमने। हाँ, इनमें से कौन सा आहार संपूर्ण है? फल है, दूध है, दही है, मांस है। इसमें जो आपका दूध होगा वो आपका सबसे संपूर्ण आहार में आता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है TGT का लास्ट ईयर का, मतलब लास्ट ईयर नहीं, उसके पहले कहीं मैंने ये देखा था इसको। अच्छा हाँ, दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, ये है, क्या है? इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है कुछ। क्या है क्वेश्चन कि पुरुष की अपेक्षा सामान्य स्त्री के भोजन में ऊर्जा की मात्रा में कोई अंतर नहीं होता, कम होती है, अधिक होती है, सामान्य होती है। तो महिलाओं में जो है थोड़ी सी ऊर्जा कैसी होती है? उनमें कम होती है, मतलब ऊर्जा की आवश्यकता।
नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था में आहार की आवश्यकता होती है शारीरिक वृद्धि के लिए, वजन बढ़ने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करना तथा शारीरिक रखरखाव या स्वाद के आनंद के लिए। तो प्रौढ़ावस्था में प्रॉपर डाइट की मतलब आवश्यकता क्यों होती है कि हमें कैलोरी भी मिले और हमारे शरीर में क्या हो, जो शरीर में आपकी टूट फूट हो रही उस चीज़ की मरम्मत भी हो सके। फिर है भोजन की उपयोगिता अधिक निर्भर करती है उसकी पौष्टिकता पर, स्वादिष्ट होने पर, आकर्षण पर, इनमें से कोई नहीं। तो भोजन की उपयोगिता उसके पौष्टिकता पर निर्भर करती है। क के साथ जाएंगे, ठीक है। क फिर एक सेकेंड, फिर नेक्स्ट है श्रमिक के लिए, ये वाला क्वेश्चन है, श्रमिक के लिए आयोजित आहार में अधिक होना चाहिए मांस एवं अंडे, दूध एवं दूध से बने खाद्य पदार्थ, ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ या विटामिन एवं खनिज लवण। तो जो श्रमिक हैं जिनको बहुत कैलोरी बर्न होती है उनके लिए हमें ज़्यादा कैलोरी उन्हें दी जानी चाहिए और ऐसे कैलोरी दें जिससे उनको ज़्यादा ऊर्जा मिले, ऐसा भोजन उनको दिया जाना चाहिए। तो हम लोग ग के साथ जाएंगे। फिर है संतुलित आहार लेना आवश्यक है क्योंकि इससे व्यक्ति मोटा हो जाता है, भोजन संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, ऊर्जा प्राप्त होती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, भोजन संबंधी सभी आवश्यकताएं हमारी पूरी होती हैं। एक व्यक्ति को अधिक ताप वाले दिनों में कम ताप के दिनों की अपेक्षा ऊर्जा की मात्रा दी जानी चाहिए। मतलब कि अधिक ताप वाले दिनों में उसको क्या करना है, कम ताप वाले दिनों की अपेक्षा कैसे दी जानी चाहिए, अगर अधिक ताप वाला दिन है तो उसको कम ऊर्जा थोड़ी सी देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में होते हैं विटामिन और खनिज लवण, प्रोटीन, कार्बोज तथा वसा, ये सभी। तो जो आपका संतुलित आहार होता है, बैलेंस डाइट होती है, उसमें ये सभी चीज़ें एक प्रॉपर अमाउंट में होती हैं। तो हम लोग डी के साथ जाएंगे, सभी के साथ। फिर हमारा एक सेकेंड, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शाकाहारी गर्भवती स्त्री के आहार में बढ़ा देना चाहिए मांस की, अंडों की संख्या, अनाज की और दूध की। तो शाकाहारी जो स्त्री रहेगी उसमें क्या कर देना आपको, दूध की मात्रा उनके उसमें बढ़ा देनी, ठीक है। और ये देखिए कैलोरी वाला क्वेश्चन है तो कैलोरी के हिसाब से हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका आरडीए अलग है। तो अभी वो कम हो, ज़्यादा हो, कुछ ऐसा हो। अच्छा ठीक है, चलिए हमारे 10 के 10 क्वेश्चन खत्म हुए, पूरे 10 का। तो चलिए अब हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन में करेंगे और भी क्वेश्चन इस तरीके से। क्वेश्चन आप लोग बताना कैसा लगा कैसा नहीं, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम लोग दूसरे वीडियो में और अभी शाम को भी मिलेंगे, कुछ बातें करनी है, करेंगे बात भी, क्योंकि बातचीत तो ऐसे हो नहीं पाती एकदम से, मतलब। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जो चीज़ें मैं सोचती हूँ उसको मैं कम से कम थोड़ा सा आप लोगों से बता सकूँ या डिस्कस कर सकूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं। तो देखिए दिमाग में तो सबके चलता रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कम से कम अगर आप तक मैं अपनी बात पहुंचा सकती हूँ तो हो सकता है भाई, अगर आपका उससे थोड़ा भी, ज़रा सा भी, अगर आप मेरी एक बात को भी अगर आप संज्ञान में लेकर के उसको अपने लिए अगर आपके मतलब यूज़ में आती है वो चीज़, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट आप लोग ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, और सभी लोग आराम भी कीजिए, ठीक है। संडे है और संडे को आपको क्या करना है, संडे इज़ योर रिवीजन डे, आपको रिवीजन भी करते रहना, ठीक है। ये भी करिए और रिवीजन भी करिए, रिवीजन ज़रूर करना है आपको, इसलिए रिवीजन, ठीक है। रिवीजन आपका क्या है, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन जरूर करिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।